दिमागी नक्सल शब्द तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज ना बात नक्सल की होगी, ना भारी भरकम बहस होगी, बात होगी बहुत ही चकल्लस भरी और राजनीति की बात भी होगी। बात होगी राहुल गांधी की, बात होगी पीएम मोदी की, बात होगी जैन जी की, नौकरी की, शेयर बाजार की, और जो आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं शायद उनकी भी। और सवाल गंभीर होंगे, सीधे होंगे, और ज्यादा गंभीर हुए और ज्यादा गंभीर जवाब हुए तो थोड़ी चक्कलस भी कर लेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं कि सवाल पूछा और बैठ गए मुंह बना के गंभीरता से जवाब देने लगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है मैं अंकुर, और आप आज हमारे साथ देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन जी, जो कि सवालों के आपके जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि अब शुरुआत करते हैं और ज्यादा भूमिका और ना मानते हुए पीएम केयर्स फंड पे आ जाते हैं सीधे। और जो अभी रिपोर्ट आई है, जो ऑडिट रिपोर्ट की, 8,500 करोड़ के आसपास और वहां पे है जमा, और 0.01% खर्च हुआ। तो पीएम केयर्स या पीएम केयर्स नॉट? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अंकुर जी, स्वागत है भाई। अंकुर जी के साथ मैं पहला शो कर रहा हूँ। हाँ। और अच्छा ये लगता है ना मुझे कि जब मैं यंगस्टर के साथ होता हूँ तो अपनी ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बात, लेकिन जो पीएम केयर की बात है, ये बहुत ही गहरी बात है, ये भारी बात है, और ये चकल्लस की बात नहीं है। हाँ। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि भाई, पहली मूलभूत इसकी बात यह है कि एक देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे फंड को ऑपरेट करता है जिसके बारे में वो कहता है कि हम कुछ बताएंगे नहीं। ये कोई जासूसी एजेंट है? और जब पैसा शुरुआत की थी कोविड टाइम, तो कहा गया था कि जितना छोटा पैसा भी वो जमा कीजिए, इमरजेंसी में काम आता है। नहीं, सिर्फ यही नहीं थी। मेरे कुछ मित्र जो अब तो जो पब्लिक सेक्टर में बड़े पदों पे थे, कोई एमडी था, कोई, उन लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के पैसा दिया था। पब्लिक सेक्टर का पैसा, पब्लिक सेक्टर का पैसा एक ऐसे फंड में गया जो बिल्कुल खुफिया फंड की तरह है। क्या ये कोई ऐसी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जैसे इजराइल में चलती हैं, जैसे कवर्ट ऑपरेशन के लिए चलती हैं, जैसे इनकाउंटर सुनते हैं जब होते हैं? आप ये पैसा क्यों नहीं बताना चाहते? मतलब ऐसी कौन सी आप चीजें छुपाना चाहते हैं? और ऐसे उसका जो मुख्य कारण है, जो हमको और आपको जो समझ में आता है, कि इसमें पैसा चीन से बहुत लिया गया था। ये पैसा चीन से बहुत आया था, चाइनीज कंपनी से आया था। क्योंकि एक तरफ मोदी जी गला फाड़ फाड़ के उस समय, अगर आपको याद हो, चिल्ला रहे थे कि नहीं, चीनी उनका बहिष्कार करो, चीनी दिवाली पे झालर वगैरह, दिए वगैरह वो बहिष्कार करो। और दूसरी तरफ दोनों हाथ से चीनी पैसा आया है। और अगर ये चीनी पैसा नहीं आया तो मोदी जी दूध का दूध, पानी का पानी आज भी बता दें भाई, सूत्र तो पता ही है, बता दें कि यहाँ से पैसा आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अंकुर, इसलिए मैं आपको इस बात को फिर से वो कर रहा हूं। अगर आपको याद हो, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला था, जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला खुला तो साफ पता लग गया ये तो वसूली का पैसा है। जैसे भाई, आप मुझे पकड़ लीजिए, आप मुझे मेरी पिटाई करिए, तो मेरे घर वालों से कहिए कितना पैसा दोगे तब छोड़ेंगे। तो भाई, अब घर वाले चाहे घर बेचें, चाहे गहना बेचें, चाहे कुछ करें, वो मुझे छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा देंगे। उसी तरह की वसूली ये कॉर्पोरेट से कर रहे थे। तो वहां तो बिल्कुल साफ हो गया था। यहाँ पे भी अच्छा, वसूली भी थी और घूस भी था। तो मैं अभी भी इस चीज को नहीं, क्योंकि वो जो आई है रिपोर्ट आज बड़ी पेपरों में छपी है, उसमें बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। आपने 325 करोड़ रुपए वापस हुए। आपने बताया था कि ये तो आपदा के लिए होगा। आपदा मतलब जो हम लोग आपदा जिसको समझते हैं, उस समय कोरोना एक बड़ी आपदा थी, बाढ़ हो गई, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ इस तरह की दैवीय आपदा जिसको कहते हैं। 325 करोड़ वापस हुए। तो दिए कितने थे, किसको दिए थे? क्योंकि हर स्टेट का भी एक बजट है। तो ये रोल अगर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो मोदी जी खुद ही बता रहे हैं कि उनके पास 8,500 करोड़ काला धन है। और इस देश में अगर 140 करोड़ लोग हैं, मैं मोटा मोटा ये हिसाब कर रहा हूं, 140 करोड़ लोग अगर हैं, तो ये 8,500 अगर करोड़ है, तो इसको अगर सीधे सीधे भी वो कर दें, तो मोदी जी जो कहे थे ना 15 लाख रुपए सबके, उसमें इसी को भिजवा दें सबके खाते में वापस। एक देश में प्रधानमंत्री राहत कोष तो है ही। तो वाई यू आर डूइंग दिस? तो ये हेरा फेरी है। और देखिए, ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल ऐसा मॉडल है अंकुर जी, हमें देख के हंसी आती है। मैं मंदिर बहुत जाता, मतलब इधर तो कम हो गया, एज की भी वजह है, समय की भी वो है, और अब मैं उतना मंदिर नहीं जाता हूं। पहले मैं मंदिर जाता था।
मैं जिसमें पल्ला बढ़ा, मंदिर जाने का मतलब कि वहां क्या आप करेंगे, वहां आप कुछ प्रसाद खरीदेंगे, वहां आप कुछ फूल फूल माला खरीदेंगे, वहां आप कुछ जाके पंडित जी के वहां देंगे, फिर कुछ आप दान दक्षिणा में कुछ जो भी आपका रुपया, आपकी 2 रुपया, श्रद्धा हो। 5 रुपया ये डालेंगे। श्रद्धा भी लेकिन उतनी नहीं होती थी। श्रद्धा जब रुपया देने की बात होती थी तो श्रद्धा 5 रुपए 10 रुपए तक आके श्रद्धा खत्म हो जाती थी। श्रद्धा 200-400 रुपए की नहीं होती थी। मैं एक बीच में अच्छा वाकया बता दूंगा आपको। मेरे एक दोस्त थे, मैं नाम के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सब लोग कहीं नहीं कहीं वो है। उनके साथ में सिद्धि विनायक गया, मैं बॉम्बे के जाता था, और ये बात मैं करीब 25 साल पुरानी बोल रहा हूँ, नहीं और 30 साल पुरानी। मैं सिद्धि विनायक गया तो जब बाहर में प्रसाद लेने लगा तो उन्होंने कहा, अरे प्रसाद क्यों ले रहे हैं? हमने कहा भाई अंदर चढ़ा। कहने नहीं, आइए आइए हमारे साथ आइए। ये बात कोई 95-96 की है। चले गए, 40 साल हो गए, मतलब 39-40 साल। तो उन्होंने अंदर गए तो उन्होंने पंडित जी को सीधे, हम उस समय की बात करें, उन्होंने 100 या 200 रुपए पंडित जी को सीधे दिए। तो पंडित जी ने उस 100-200 रुपए के बदले शायद 1000 का प्रसाद और कुछ जो पटकाट का होता है सब दे दिया। तो उन्होंने कहा बाहर से आप प्रसाद खरीदाई मत करिए, सीधे आइए, जो पंडित जी है उनको माल दे दीजिए उनके हाथ में। अगर आपको 500 रुपए के लड्डू खरीदना है तो 200 रुपए यहाँ दीजिए, 1000 का लड्डू मिलेगा। हाँ। क्योंकि पंडित जी के लिए तो उसको कैसे कन्वर्ट करें पैसे में, वो उनके लिए मुसीबत है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है, जैसे मैं ये चकल्लस की वाली बात बता दूं। कल हम सुबह मॉर्निंग वॉक कुछ लोग करते हैं हमारे यहाँ, सीनियर लोग हैं। मॉर्निंग वॉक का मतलब वो आदमी थोड़ा बुढ़ा हो गया है और रिटायर्ड है। मैं तो खुद करने की सोच रहा था, अब मैं नहीं करूंगा इसका मतलब। नहीं नहीं, बाइला जो दो देर देर तक करते हैं, जैसे आप टाइप सीरियस लोग होंगे, जाइए करिए और घर। ये लोग अपना 6:30 बजे घर से निकल गए, 8:30, 9, 9:30 बजे पहुंच, आराम से गपशप होती रही। रिटायर्ड लोग थे। तो उन लोग कल बहुत, उसमें से कुछ भक्त थे कुछ भक्त नहीं थे। तो उसमें से उन्होंने मुझे देखा, वो जानते हैं कि मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो यार मैं जनरली इन लोगों से नहीं उलझता हूँ कि आप उसी कॉलोनी में रहना है, उसी जगह रहना है। कहने नहीं साहब एक चीज बड़ी, और जो हमसे कह रहे तो मिश्रा जी थे। मिश्रा जी, और शायद मिश्रा जी ये देखें भी। मिश्रा जी मुझसे कहे कि अब की मैं गाँव गया था, तो साहब ये चढ़ावा चोरी को लेके, मेरा गाँव तो पूरा ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण बड़े नाराज हैं साहब, ये मंदिर का चढ़ावा। तो हमने कहा किस लिए नाराज है? कि ये तो चढ़ावा चोरी का काम ब्राह्मणों का था सर, और ये चंपत राय ने चुरा लिया। ये तो जो पंडे लोग होते हैं, ये उनका एक छत्र राज्य था। मतलब मैं ब्राह्मण का मतलब जो पंडे जो वहां पे रहते हैं, जो पंडित जी लोग जो हमारी पूजा कराते हैं, तो वहां कहले हाँ ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। क्योंकि पंडित जी को लगा ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में चंपत राय घुसाया। तो खैर ये है मेरे ख्याल में पीएम केयर फंड इस आज नहीं तो कल, जो देखिए ये सब सीरियस बातें हैं अंकुर। अगर आप ये क्यों चिपक के बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्यों मोदी जी कहते हैं 2047 तक, ये सारी बात खुलेंगे। पीएम केयर फंड की बात अगर कोई भी सरकार अगर और आई, जो नॉन बीजेपी की सरकार होगी, अगर वहां पे बात खुले, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड में तो सबको थोड़ा थोड़ा, मतलब इनको 80% मिला था, 20% में देश की सारी पार्टीज थी। यहाँ पे तो 100% इन्होंने लिया है। तो ये बात खुलेगी, और अगर खुलेगी तो बड़ी इनकी शीशा लेदर होगी। तो ये भी एक बड़ा कारण मुझे लगता है, मोदी जी जो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, पद से चिपके हुए हैं, कैसे भी हो बेमानी से SIR करके, गणेश कुमार के साथ बातचीत करके पद पे चिपके रहना है, उसका एक बड़ा कारण ये भी लगता है मुझे। तो आपने कहा कि पद पे चिपके रहना है, और सारे तरीके आपने बताया, SIR, गणेश कुमार तो आ ही गए पूरे उसमें किस्से में। तो आज जो देश की सियासत है, आज भी बिहार में तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, जो पैलेट गन चलाई गई थी वो छात्र आंदोलन में, और बाकी छात्रों के मुद्दे हर जिले में, उन्नाव में, भोपाल में, लखनऊ में, जैन अल्फा सब लगातार लगे पड़े हैं। तो जिस प्रकार से अब सियासत बदल रही है हर मुद्दे पर, और आपने तरीका भी बताया, इस तरीके से चिपके रहना चाहते हैं, आपको क्या नजर आ रहा है कि वो मोदी जी का जो तरीका है, वो जिस प्रकार से इधर से उबाल आ रहा है जनता का, जो कहा गया था कि बीजेपी शुरुआत में कहती थी कि हालांकि वो हिंदू कहती थी कि हिंदू को जागना है, हिंदू को जगाना है, तो अब जनता जाग गई और बीजेपी से सवाल पूछ ले रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये और बीजेपी परेशान होगी कि वो ऐसे चिपके रह सकते हैं? नहीं देखिए, उस तरीके से
दो चीजें हैं, मुझे लगता है हम सब लोगों को बदलना होगा। मैं अपनी बात में अपने अपने हाँ। और मैं इसलिए बार बार इसको अपनी जगह ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी सीखा हूँ। अ, आज भी मैं शायद आपसे भी बहुत सी चीजें सीखूं। यशी जो अपने हमारी कैमरा कैमरे पर्सन पीछे। है, हम उनसे भी सीखते हैं। हम्म। मेरे पिताजी जब जब हम लोग बड़े हो रहे थे, 60s की बात है, तो विविध भारती में फिल्मी गाने आते थे। और आप उस समय की फिल्मी गानों की क्वालिटी भी बेटर थी, उसके लिरिक्स भी बेटर थे, उसकी धुन भी बेहतर थी, सब कुछ हम लोग को लगता था। उस समय के गायक भी हम लोगों को बेटर लगते हैं, चाहे वो किशोर कुमार हो, चाहे मोहम्मद रफी हो, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे कोई भी हो, ये बेटर थे। तो मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि घर में मेरे जो एक भाई था जो मुझसे बड़ा था, फौज में कर्नल था, अब नहीं रहा, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था। और उसको पढ़ते समय वो विविध भारती सुनता था, मतलब उसको गाना चाहिए। तो मैथ्स के शायद सारे सवाल उसके ज्यादा अच्छे लगते थे जब गाना चल रहा हो। अच्छा। अब था बहुत से लोगों था हॉस्टल में, हम लोगों के यहाँ जब हम हॉस्टल गए तो उस समय बहुत से लोग गाना लगातार चलते चलते, ये बात तक भी था। वो क्वालिटी गाने का वो अलग हो गया है चेंज, कि दूसरे तरह के गाने लोग सुनने लगे, लेकिन गाना एक था। वो मेरे पिताजी जब संडे को घर में रहते थे, संडे, तो संडे को रेडियो नहीं बजता था। उन्होंने मना नहीं किया था। मेरे पिताजी एमएससी पास थे, लिबरल थे, उन्होंने कभी मना नहीं किया गाना। लेकिन एक ये लगता था कि नहीं, ये सब जो प्रेम रेम के गाने हैं ना, कि चांद में छुप जाओ, पेड़ के पीछे छुप जाओ, रात में मिलना, दिन में मिलना, ये सब बाप के साथ बैठ के आप ये सब गाने कैसे सुन सकते हैं? तो रेडियो नहीं बजता था। वही मेरे पिताजी जब मैं बड़ा हो गया, फिर मैं नौकरी करने लगा, फिर मैं एक आलोक भाई का फोन है। हाँ आलोक भाई, भेजूं मैं किसी को? हाँ मैं भेजूं? हाँ हाँ ठीक है। आलोक जोशी, बस आप जानते होंगे। मैं भेज रहा हूँ। ये रिशु से कह दीजिए कि आलोक जोशी साहब आए हैं, उनको हिंदी खबर का गेट खड़ा, यही यही खड़े हैं, उनको जरा लेते हैं ऊपर। हाँ तो माफ कीजिएगा उनको। तो फिर मेरे पिताजी जब बड़े हुए, मैं नौकरी में आ गया, मैं दिल्ली चला गया, वो पिताजी जिनके सामने हम लोग गाना नहीं बजाते थे, वो मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के लिए उस समय दूरदर्शन आया था, एक ही एंटरटेनमेंट था, चित्रहार आ गया तो मतलब उसके आगे कोई सब फेल था। वो मेरे बच्चों के साथ बैठ के चित्रहार देखते थे। तो वो मैं सिर्फ जो कहना चाह रहा हूं, उन्होंने अपने को बदला था, उन्होंने अपने को बदला था कि नहीं, जब एक जनरेशन गैप है, इस जनरेशन के लिए चित्रहार या पिक्चर देखना है, वो है, तो अगर उनको आपके साथ संवाद करना है, मेरे पिता को अगर मेरे बच्चों के साथ संवाद स्थापित करना है, तो उनके लिए जरूरी था कि वो देखे, उसके साथ उनका इंटरेस्ट हो। मोदी जी वो भूल जा रहे हैं बार बार, और शायद उसका कारण ये है कि घर परिवार है। रील तो बना रहे हैं। नहीं, वही उनका कारण ये है कि घर परिवार नहीं है। मैं इसलिए इन सारी बातों को शेयर कर रहा हूं। मैं जब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहता हूं, तो मैं उनके साथ बात, और वो मुझसे ज्यादा शार्प हैं, ये भी मैं बता दूं, दे आर मच शार्पर देन अगली जनरेशन जो, बहुत शार्प है। मोदी जी हरदम पेरेंट या टीचर ईगो स्टेट में रहते हैं, हरदम ज्ञान देते रहते हैं। इस जनरेशन को आपसे ज्ञान नहीं चाहिए। मेरी ग्रैंड डॉटर, हमारे घर में आप बोला, लेकिन मेरी ग्रैंड डॉटर शायद मुझे तुम कह के संबोधित करती है। अरे नाना तुम ये क्या, अरे नाना, आप भी बोलती है, लेकिन वो शायद कहीं तुम में अपनापन नहीं आपसे ज्यादा तो है। बंगाल में तो सबसे ज्यादा है। हाँ। तोमी और आपनार, अगर आप आपनार बोल रहे हैं तो आप फॉर्मल है। हाँ। लेकिन हम लोग के परिवेश में जनरली, आपके घर में मेरे सीनियर को भाई आप बोलो, तो गांव की बात दूसरी। लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि ये बच्चों के साथ अगर आपको संवाद स्थापित करना है, तो आपको बच्चों की बात करनी होगी। आपको उनको ये नहीं बताना होगा ये राइट, ये रॉन्ग, तुम रात में क्यों जगे, सुबह क्यों हुए, तुमने ब्रश किया, खाना क्यों नहीं खाए, तुम सुबह दूध पिए। अरे ये सब पुराना दूध पीना, दूध में अब समझ में आ गया ना कि प्रोटीन वोटीन मिलता नहीं है। ये सब दिमागी फितूर है कि दूध नहीं पिएंगे तो क्या क्या हो जाएगा। हम लोग जब बड़े हो रहे हैं, दूध पीना जरूरी है भाई। आज की तारीख में बहुत से बच्चे दूध नहीं पीते हैं। मैं तो जब था मैंने पिया, जबकि बोलते थे कि अरे तुम गुजर हो, पिताजी बोलते थे बेइज्जती करवा दोगे, दूध नहीं पियोगे। मैं दही हमेशा खाया। हाँ तो वही तो आपके खान पान पे रिस्ट्रिक्शन ये नहीं हो सकता है। तो मोदी जी शायद ही इज मिसिंग दैट पॉइंट कि आप अगर ये सब काम कर रहे हैं तो आप उनसे संवाद स्थापित नहीं कर पाएंगे। नंबर एक, बीजेपी की भी एक स्ट्रैटेजी, बीजेपी विपक्ष को या अपने ओपोनेंट को जो एक गाली देके वो करती है, गाली, आ गए हैं, बैठे हैं,
अच्छा ठीक है। गाली दे के आप किसी को अवॉइड थोड़ी देर के लिए कर सकते हो। आप पुराना क्या है, मान लीजिए कहीं आपके हर के दोस्त इस तरह के हैं, कोई बहुत गाली गलौज वाला दोस्त होता है, आप अवॉइड करते हैं, क्या जाना है, जनरली ये होता है। या वो आप परिवार के साथ जा रहे हैं, आपको लगता है उसको अवॉइड करो। बीजेपी का क्या हो गया ना, बीजेपी इतनी गाली दे दे के जो, और वो चेंज दिखा भी, वो ट्रोलिंग कर करके इतनी गाली देते थे कि धीरे 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 तो मुझे लगा कि ट्रोलिंग कर करके बीजेपी ने अपना ये अपने को बेहाल कर लिया है कि अब वो इस संवाद नहीं स्थापित हो सकता है, आप गाली से नहीं बात कर सकते हैं। अगर आप, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता था, मुझे लगता कि क्योंकि लोगों का, राहुल गांधी को इस देश में अगर मेरी याददाश्त में अगर किसी एक नेता को गाली दी गई है और डिमीन किया गया है और उसको ह्यूमिलेशन की, और करोड़ों उस पर खर्च किए गए हैं काम करवाने के, उसका नाम राहुल गांधी है। अंकुर, आप भी मतलब जब स्कूल या कॉलेज में अगर कभी आपकी लड़ाई हुई होगी तो स्कूल कॉलेज में कई लोग गाली देते थे, ये हम भी जानते हैं। लेकिन आपकी अगर लड़ाई मान लीजिए कभी हुई हो या मेरी हुई हो, तो सबसे ज्यादा आदमी को लगता है मेरी माँ की अगर तुमने गाली दी तो बाकी तो ठीक है, अबे तबे तक तो ठीक लोग मान लेते थे, साले आले तक भी मान लेते थे। लेकिन लोग माँ की गाली के बारे में 100 में से 99 लोग बहुत सेंसिटिव होते थे कि भाई बाकी सब ठीक था लेकिन ये, और अच्छे अच्छे दोस्तों में हमने देखा है कि फिर मनमुटाव होता था, हो सकता है फिर बाद में हो, लेकिन ये बहुत, राहुल गांधी की माँ को क्या क्या कहा गया है, मतलब माँ की गाली दी गई है भाई लगातार, और वो मोदी जी दी है, और कोई नहीं, मोदी जी उनको लगातार जर्सी गाय और ये सब, तो अब हाँ ये सब जो मोदी जी का है, तो आई मस्ट से कि वो शायद उस आदमी के लिए मतलब या तो योगी हो सकता है वो आदमी, या वो कहीं ना कहीं एक दूसरे धरातल पे उसको जाना होगा, इतनी गाली गलौज के बाद अपने को गैदर करके और फिर उसी लोगों के साथ लग जाने में। तो वो शायद राहुल गांधी जिस जो का शुरू में लगता था ना, नहीं यार ये क्या कह रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान, फिर कहते थे, लेकिन ही मीन्स इट। आज की तारीख में अगर राहुल गांधी उस दिन, आप अंकुर छवि चिपक गई, वो चिपक क्या, अगर नहीं उस दिन बोला ना, उस प्रयागराज में शायद बोला या कहीं नहीं कहीं बोला, मैं नाम भूल रहा हूँ, जब उन्होंने कहा कि कल के दिन अगर आरएसएस के साथ उनका राइट ऑफ एक्सप्रेशन अगर उनके साथ, तो मैं उसके लिए भी खड़ा हूँ। हालांकि हमारे आपके बहुत से दोस्त हैं, वो कह रहे हैं अरे अरे हमारे यहाँ, इन्होंने लिखा भी, ज्ञानेश ने, कि वो सपोलों को आपने अगर नहीं कुचला तो सपोले ही हैं, वो है, वो उन्होंने वो सब लिखा। तो एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि नहीं नहीं इनको छोड़ने वाला नहीं है, इनको अगर आपने छोड़ा तो आपको फिर काटेंगे। लेकिन वो जिस मनस्थिति में है उसके हिसाब से ये, और मैं भी ये मानता हूँ कि वो बहुत से लोग ये मानते हैं कि आप भले ही मेरे विपक्षी हो, लेकिन आपके राइट ऑफ एक्सप्रेशन, आपके जो बेसिक राइट्स हैं उसके लिए खड़ा होना होगा। अदरवाइज आप कहीं, मतलब अगर मैं खराब शब्द बोलूं, मैं इसको पहले गाली समझता था, लेकिन बाद में मुझे एक राजेंद्र गुप्त जी हैं जो थिएटर के बड़े आर्टिस्ट हैं, पिक्चर के बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बोले कि दोगलापन वो करते हैं, जब डबल स्टैंडर्ड्स हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं मुंह में को, जो मुंह में राम बगल में छुरी, उसका वो कह रहे हैं एग्जैक्ट। और जब मैंने ध्यान से उसको फिर आके पढ़ा, दोगलापन गाली नहीं, हम लोग के समय दोगलापन के बड़े दोगले आदमी, तो हम लोग इसको गाली समझते थे, भाई झूठ नहीं बोले। दोगलापन इज एक्सप्रेशन कि जब मेरे मन में कुछ और हो और मैं आपको कुछ और समझा रहा हूं, वो दोगलापन है। तो ये दोगलापन है इन लोगों का, और मुझे लगता है कि नहीं, बच्चों को अब आप जो यंग जनरेशन है, हमारे आपके घर की भी, आप बहुत उम्र में तो आप उससे, लेकिन आपकी जो अगली जनरेशन को देख लीजिए, आपने आपके छोटे भाई अगर हो जो 10-12 साल का, घर में कोई बच्चा हो, आप उसको इस तरह से नहीं समझा सकते मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए तुम ये बात मानो। उसको या तो लॉजिक समझाओ, बताओ कि क्यों नहीं, लेकिन मैं आपसे बड़ा हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नहीं। अब ये इसका जमाना गया, ये एक पुराना जमाना होता था। तो ये जो अभी सियासत बदल रही, जो मेरा सवाल था, जैन अल्फा नहीं समझा पाएंगे मोदी, फिर इसका मतलब नहीं, क्योंकि आप वहां तक कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू रीच देम। आप उनकी चीज समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप, और मैं इसलिए एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूं, लोगों ने उसको देखा है तो समझना आसान है, वो मेरे पास और भी एग्जाम्पल है, लेकिन समझना। राहुल गांधी अपनी जो छात्रों की गूंज करते हैं तो क्या करते हैं वो, जैसे अगर मान लीजिए
40 मिनट का कार्यक्रम है तो 10 मिनट वो बोलते हैं, 30 मिनट वो उनसे सुनते हैं। तो उनको भी ये लगता है, मुझे भी ये लगता है कि वो उनकी बात समझने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, कि उनकी समस्याएं क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है। हमको और आपको भी शायद ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आपके घर में जो बच्चे 5th में हैं, 6th में हैं, 7th में हैं, 10th में हैं, उनकी बात समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग क्या क्या था ना, बड़े हो रहे हो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं तो फिर आईएएस की परीक्षा दे दो, इसके सिवा नहीं था कुछ। लेकिन आज दुनिया खुल गई है। आज अगर यशी भाई, अगर यशी है, अगर ये अच्छा कैमरा चला रही है, अच्छी एडिटिंग कर रही है, तो यशी के लिए दुनिया है। मतलब एक अच्छा कैमरा चलाने वाला, उसके लिए चाहे हिंदुस्तान हो चाहे अमेरिका हो, तो उसकी उसके रेंज पूरी खुल गई ना। हम लोग के समय हम ये नहीं कहेंगे, हम लोग को ये पता ही नहीं था। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत सी चीजें की हैं, टेक्नोलॉजी ने इस सब का फायदा हुआ है। मोदी जी शायद इनके एस्पिरेशंस नहीं समझ पा रहे हैं, मोदी जी उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और दिक्कत क्या है कि मोदी जी का इतना बड़ा प्रभाव है बीजेपी में कि जो लोग उनके यहाँ कम्युनिकेट कर भी सकते हैं वो भी उनसे कम्युनिकेट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी जब सुनने ही को नहीं तैयार है तो कोई क्या कहेगा। हाँ, तो अब अगला सवाल ये है, जबकि अब बात कर रहा था कि मैं हाँ, ठीक है। बाजार की बात कर रहा था कि हर मुद्दे पे, छात्रों के मुद्दे पे, बाकी मुद्दे पे, उधर ट्रेड डील पे किसान वहां डटे हुए हैं, वो अंदर जंतर मंतर आना चाह रहे हैं, उधर ये छात्रों का मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, अब बाजार का मुद्दा है, जिसको अभी आया कि इंडोनेशिया सबसे कम पसंद करने वाला बाजार था एशिया में, भारत ने उसको रिप्लेस कर दिया, भारत वहां पर पहुंच गया। कारण बताया गया कि वो एआई कुछ संभावना नहीं है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो चारों तरफ से आ रहे हैं, क्या आपको दिखता है? नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, इसके सबसे बड़े जानकार तो हमारे तभी तो आलोक आ गए। लेकिन जो मैं जितना समझता हूँ, मैं भी उसमें लगाया हूँ। मेरा घर का खर्चा उस बाजार में ही कुछ, जो जब कहीं से बचत अचत हुई थी, कुछ वो हुआ था, तो उसको वहीं लगाया है, उसी से मेरा खर्चा चलता है। ये मैं सार्वजनिक रूप से फिर वो कर रहा हूँ, मेरा खर्चा वहां से चलता है। लेकिन पिछले आज मुझे कुछ चाहिए भी, पैसा निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। पिछले 1-1.5 साल से फंसा हुआ हूँ उसमें। कुछ जरूरी खर्चे हैं, उसके लिए तो निकालना पड़ रहा है, लेकिन आज सुबह फिर हुआ कि कुछ आज निकाल लो। तो भारत में एक चीज इनको ये भी समझनी होगी कि सिर्फ साइज ऑफ द इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी की साइज तो बहुत बड़ी हो सकती है, सकता है उसमें से कुछ शेयर चलने भी लगे, मान लीजिएगा, लेकिन जब तक आप जनरल प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जाए, हम ये नहीं कहेंगे प्रॉस्परस हो जाए, आपकी रोड मैप कहीं दिखेगा कि आप सीधे चल रहे हैं, आपकी कल का दिन जो होगा आएगा वो आज के दिन से बेहतर होगा, तब ये सब स्टॉक मार्केट ठीक होगी। कल का दिन आज के दिन से बेहतर होगा, ये तो आज लग रहा है भैया आज किस तरह से निपटा लिया, कल कैसे निपटेगा। आज आप, हम लोग इस ऑफिस से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे ऑफिस में, आप चले जाइए कि आप लखनऊ नहीं, आप हिंदुस्तान के किसी जगह आधे ऑफिस खाली पड़े हैं। तो ये भी तो इंडिकेटर है ना कहीं कि ये चीजें नहीं चल रही हैं। अब मोदी जी डांट के कहेंगे नहीं एसएमएस बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कहते रहिए। मेरे जितने जो मित्र हैं और जो व्यापारी थे, व्यापारी ज्यादातर बीजेपी से पहले थे, वो अभी भी हैं, लेकिन कुछ ने बंद कर दिया, कुछ ने बेच दिया, और जो हैं वो अपना क्या करें, उनके पास कुछ और है नहीं, इसलिए चला रहे हैं चीजें आर नॉट। और यही शायद स्टॉक मार्केट का, क्योंकि एक लंबा उसका वो होगा, और इसलिए शायद हम कहीं नहीं, बाकी सारी जो एशियन वो है वो सब हमसे बेहतर कर रहे हैं। बांग्लादेश हमसे बेहतर कर रहा है, अब बाकी मलेशिया तक तो छोड़ दीजिए। तो वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, और बांग्लादेश कितने टर्मिनल्स के बाद निकला है। मतलब उनके यहाँ एक समस्या हुई थी, फिर एक समस्या बड़ी हुई थी, लेकिन उन सबके बाद भी बांग्लादेश ने अपने को कहीं रिपोजिशन किया है। हाँ। तो हम वो समझने को, सीखने को तैयार ही नहीं, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं, हमें सब पता है और हम सबसे अच्छे हैं। किसने कहा था, राजकुमार भाटी ने किसने कहा था कि वो विश्व गुरु जिसका कोई चेला ही नहीं वो नहीं, मतलब हम इजराइल तक को अपना चेला नहीं बना पाए, उसको भी हम कहें कि फादरलैंड, हमारा फादरलैंड। हाँ, तो वो है। अंकुर, ये अच्छा लगा, लेकिन इसको चलिए, इस चकल्लस को हम लोग जारी रखेंगे। कुल मिलाकर कई मुद्दों को मिलाकर एक शो, गंभीर बातें होती हैं, लेकिन उसको आराम से अभी समझाया गया, और आगे भी जारी रहेगा ये शो। आप हमारा
जो इसमें बदलाव की जरूरत हो क्या और आपको सुधार की जरूरत है वो हमें बताइए, और तरीके से अभी ऑन द स्पॉट आए बैठे शो कर दिया, बदलाव के साथ और आएंगे आपके साथ। नमस्कार। थैंक यू।